नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी सेने लौट आएगी का चौथा भाग। आने के एक दिन पहले उसने यह बात अपने अच्छे वाले सौतेले पिता को बताई तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, लेकिन मेरी सलाह है कि तुम इस तरह किसी दूसरे देश में नहीं जाना चाहिए। तुम्हें दुनिया में इस समय माहौल बहुत तनावपूर्ण है। तुम जिस व्यक्ति के पास जा रही हो उससे पहले कभी भी मिली भी नहीं हो। लेकिन एमिलियो के अडिग रहने पर कहा था कि ठीक है, अपनी लोकेशन अपने इस इंडियन फ्रेंड के बारे में बराबर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स मेल करती रहना। उन्होंने आते समय उसे आईफोन दिया था। एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे, जबकि माँ घर के दरवाजे पर भी नहीं आई। बस इतना कहा था, ध्यान रखना अपना, फ़ोन करती रहना। एमिलियो यह कहते हुए बहुत भावुक हो गई थी कि वह अपनी माँ से ज़्यादा अपने इस अच्छे वाले सौतेले पिता को चाहती है। उसे अपने बायोलॉजिकल पिता के बारे में अब तक कुछ पता नहीं कि अब वह कहाँ है, कैसे हैं। उसे उनका चेहरा भी याद नहीं है, क्योंकि वह जब छोड़कर गए थे तब वह बहुत छोटी थी और माँ ने उनका एक फ़ोटो तक नहीं रखा है कि वह अपने पिता की सूरत भी पहचान सके। इन बातों को बताते समय एमिलियो पिछली कई बार की तरह यह कहना नहीं भूली कि रोहित, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतने दिनों में ही तुम्हारे कंट्री को जितना देखा है उसी से मैं इतना इम्प्रेस हुई हूँ कि इसे छोड़कर जाने का जी नहीं कर रहा। एमिलियो की यह नई कहानी मुझे उसकी पहले की कई बातों से ज़्यादा प्रभावकारी लगी, सच के ज़्यादा करीब लगी। वह जिस तरह से बार बार हमेशा के लिए साथ रहने को कहती, उससे मैं सोचने लगता कि इसका प्रस्ताव गलत तो नहीं है। जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तब तक उसने न जाने कितनी बातें बताई। साथ ही हम दोनों अगले टूर पर निकलने की भी तैयारी करते रहे। नेट के जरिए तमाम जानकारियों के बाद एक लंबा प्रोग्राम भी फाइनल कर लिया गया। इस बार एमिलियो का ज़्यादा जोर बीच पर चलने का था। इसके लिए मैंने चेन्नई का कोवलम बीच, गोल्डन समुद्र तट रिजॉर्ट, मनीला बीच और इसके अलावा गोवा के अगोंडा बीच, केंडोलिम बीच, केलुंगुट बीच को चुना। नेट पर ही देखकर एमिलियो साउथ की स्थापत्य शिल्प को भी जरूर देखना चाहती थी। खजुराहो की मूर्ति शिल्प कला की तो वह इतनी दीवानी हो गई कि दिन भर में 2-3 बार तो उसके चित्र, उसके वीडियो देखती। यात्रा करने में ज़्यादा समय न बर्बाद हो, इसके लिए मैंने चेन्नई गोवा की यात्रा के लिए हवाई यात्रा का विकल्प चुना। मेरे लिए यह एक रोमांच भरा अनुभव भी था, क्योंकि इसके पहले मैंने हवाई यात्रा नहीं की थी। मेरे पास पैसों को लेकर कोई समस्या नहीं थी। मैंने पर्सनल लोन ले रखा था, यहाँ तक कि मैंने डिपार्टमेंट से 2 लाख रुपए लोन के साथ साथ 2 महीने की मेडिकल लीव भी ले रखी थी। यह सब एमिलियो के प्रति मेरी दीवानगी का ही एक प्रतीक है। चेन्नई के लिए उड़ान से एक दिन पहले एमिलियो ने बिल्कुल हिंदुस्तानी पत्नियों की तरह रात बेड पर बड़े प्यार मनोहार के साथ मुझे अपनी बाहों में समेटे हुए कहा, रोहित, मेरे पास इन टूर पर जाने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। कई दिनों से सोच रही थी, लेकिन थोड़ा संकोच में थी। उसने इतने मनोहार के साथ यह बात कही कि उस पर मुझे प्यार आ गया। दोनों हाथों से उसके दोनों गालों को प्यार से खींचते हुए कहा था, और डार्लिंग, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, कल दिन में ही ले आएंगे। उसने मेरे इस प्यार का भरपूर फायदा उठाया। अगले दिन करीब 2 लाख रुपए से ज़्यादा की शॉपिंग कर डाली। निकॉन का एक शानदार कैमरा भी खरीद लिया कि रोहतांग टूर के समय जो कैमरा यूज़ किया उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। और इतना ही नहीं, लगे हाथ एक आईपैड भी लिया। अगले दिन चेन्नई के लिए चल दिए। वहाँ कोवलम बीच, गोल्डन समुद्र तट रिसॉर्ट, मनीला बीच पर हम दोनों ने वाकई न भूलने वाली मस्ती की। ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि एमिलियो जैसी पार्टनर न होती तो निश्चित ही इतना मज़ा नहीं ले पाता। मज़ा लेना भी अपने आप में एक कला है, जिसमें मैंने पाया कि एमिलियो पारंगत है और मैं उसके सामने
खिलाड़ी छोड़िए अनाड़ी ही था। चेन्नई में साउथ इंडियन कुजीन में भी उसे बहुत मज़ा आया। सांभर, डोसा, इडली, रसम उसे बहुत भाए। योगगिरी की पहाड़ियों में छोटे छोटे गांवों में जाना मुझे बहुत भाया। हाँ, मनीला तट पर एक बार एमिलियो के कारण थोड़ा अपमानित होना पड़ा। उसके नाम मात्र के कपड़ों एवं वल्गर हरकतों के कारण हमें टोका गया। मेरे साथ एक विदेशी युवती, वह भी आधी उम्र की, यह भी लोगों की नज़र में हमें तुरंत ला देता था। एमिलियो को मैंने आखिर समझाया कि यह इंडिया है, यहाँ हर बात की अपनी एक सीमा है जिसका पालन करना ही पड़ेगा। उसने सॉरी बोला और बात खत्म। प्लान तो 1 हफ्ते का था, लेकिन वहाँ 10 दिन रुकने के बाद गोवा के लिए चल दिए। गोवा में तो वाकई अपनी अलग ही दुनिया रही। एमिलियो ने मुझे वहाँ वो सुख दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। 2 दिन तो वहाँ हम शहर घूमते रहे। इसके बाद पूरा 1 दिन कलिंगुट बीच पर बिताया, लेकिन वहाँ की भीड़ भाड़ ने हमें बराबर असहज बनाए रखा। एमिलियो ना होती तो शायद इतना असहज ना होता। कुल मिलाकर वहाँ मेरा सारा मज़ा मार आ गया। एमिलियो भी मनीला बीच की तरह यहाँ पर कुछ खास मज़ा ना ले पाई। एक दिन वहाँ रात में ओवर ईटिंग के चलते हम दोनों की तबीयत अगले दिन ढीली रही। हम दिन भर रिसॉर्ट में ही पड़े रहे। अगले दिन हम फिट थे और थोड़ा सुनसान बीच कौन है या रिसॉर्ट के एम्प्लॉय से रात में ही जान लिया था। इस अपेक्षाकृत बहुत कम भीड़ भाड़ वाले अगोंडा में हमने पिछले 2 दिन की कसर पूरी की। समुद्र की लहरों में खेल कूद के बाद एमिलियो हमने वहाँ की प्रसिद्ध काजू फेनी पी। यह अपनी तरह की एक अलग ही वाइन है, एक अलग ही सुरूर देने वाली लोकल लिकर। इसी के सुरूर में हम दोनों टहलते टहलते लोगों से दूर, बहुत दूर निकल गए। ताड़ के पेड़ की छाया में एक जगह बालू में वहीं पसर गई। एमिलियो ने वहाँ फिर पी। मैंने न चाहते हुए भी और पी ली। बालू में पसरी एमिलियो ने फिर वह खेल खेला जिसके लिए मैंने सोचा भी नहीं था। हम दोनों ब्रीफ उतार कर वह बार बार हवा में ऊपर उछालती। अपने दोनों ब्रीफ उतार कर वह बार बार हवा में ऊपर उछालती और ताली बजाकर हंसती। बिना कपड़ों के कभी इधर तो कभी उधर दौड़ती, फिर बालू पर ही गिर जाती। मुझे भी बार बार खींचती और एक बार मेरा भी ब्रीफ खींच ले गई। मैं बार बार उससे लेकर पहनना चाहता, लेकिन वह पहनना न देती। मैं किसी के आ जाने के डर से बराबर डरा जा रहा था। उसके गेहुए रंग के शरीर पर बालू के कण धूप में चमक रहे थे। हम दोनों ने इस उड़दंग का समापन समुद्र की लहरों के किनारे बालू पर सूरज की किरणों में नहाए एक घनघोर मिलन के साथ किया। जब हम रिसॉर्ट में लौटे तो अंधेरा हो चुका था। हम बेहद थके हुए थे। नहा धो के आराम करने के बाद डिनर पर हम दोनों आलस में लेटे हुए थे। तभी एमिलियो उठी और फिर लैपटॉप ऑन कर कैमरे से बहुत सी फोटो कॉपी कर डिटेल सहित अपने अच्छे वाले सौतेले पिता को मेल किया। इंडिया मेरे पास आने के बाद उसका यह डेली का काम था। गोवा में एमिलियो का मन ज़्यादा नहीं लगा, जबकि मैं बहुत एंजॉय कर रहा था और ज़्यादा रुकना चाहता था, मगर एमिलियो की जिद के आगे वहाँ से खजुराहो चल दिया। खजुराहो में एमिलियो के एकदम नए रूप से मेरा सामना हुआ। मैं उसके इस रूप से इस सोच में पड़ गया कि आखिर यह लड़की है क्या। वहाँ पहुँचने के बाद पहले तो वह 2 दिन तक होटल से बाहर ही नहीं निकली। होटल में ही खाना पीना, टीवी या फिर नेट पर ही कुछ टाइम बिताना या फिर सोना। वह 12-12 घंटे सोई। मैं बोर हो जाता तो उसे कमरे में छोड़कर कुछ देर को बाहर घूमने चला जाता, लेकिन बाहर भी ज़्यादा ठहर नहीं पाता। मन एमिलियो पर लगा रहता था। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तीसरे दिन सुबह सुबह घूमने निकलने का प्रोग्राम बना। स्थापत्य, खासतौर से मूर्ति शिल्प के अद्भुत नमूने, वहाँ के मंदिरों को देखकर एमिलियो एकदम अवाक रह गई। मंदिरों की भव्यता और बाहर दीवारों पर स्त्री पुरुषों की अकल्पनीय मैथुनी मुद्राओं में बनी असंख्य मूर्तियों ने उसे अचंभे में डाल दिया। मैं भी पहली बार देख रहा था तो अचंभे में मैं भी था, लेकिन एमिलियो जितना नहीं।
मैं हतप्रभ था यह देख कर कि कैसे सदियों पहले शिल्पियों ने यह बनाया। कला तो अवर्णनीय है ही, सबसे बड़ी बात विषय वस्तु की है कि इतने समय पहले सेक्स को लेकर समाज की क्या सोच रही होगी। रात में डिनर के बाद एमिलियो के साथ बेड पर बैठा टीवी देख रहा था और एमिलियो दिन भर की डिटेल्स फोटो मेल कर रही थी। बीच बीच में मूर्तियों को लेकर कुछ कुछ बातें भी करती जा रही थी। अपना काम खत्म कर उसने फिर शाम की तरह तमाम क्वेश्चन शुरू कर दिए। मैंने कहा, देखो, गाइड ने जो बताया मैं उतना भी नहीं जानता, इतिहास कभी पढ़ा नहीं, इसलिए अपनी इस विरासत धरोहर के बारे में विश्वास से कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। सदियों पहले चंदेल राजाओं ने इन्हें बनवाया था। वास्तव में यह निर्माण वर्षों में पूरा हुआ। इसमें कई राजाओं का योगदान है। मैंने उसे ऋषि वात्स्यायन मैथुनरथ मूर्तियों के बारे में बताया कि शायद तब यहाँ के लोगों के लिए सेक्स एक प्राकृतिक स्वाभाविक क्रिया, एक सामान्य काम रहा होगा। ऐसा भी मानते हैं कि अध्यात्म मोक्ष का एक रास्ता सेक्स से होकर गुजरता गया माना गया होगा। यह मंदिरों में प्रवेश करने वाले विकारों से मुक्त हो प्रवेश करें। यदि वह मुक्त नहीं है तो ये मैथुनरथ मूर्तियाँ और विकारग्रस्त बना देंगी और वे गंदे मन से अंदर नहीं जाएंगे। मैंने इसी क्रम में संभोग से समाधि की ओर रजनीश की किताब का उल्लेख करते हुए पूछा कि एमिलियो, क्या उन मूर्तियों को देखते हुए तुम्हें उस समय सेक्स करने या इस तरफ दिमाग क्षण भर को भी गया था? उसने कहा, मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि पत्थरों पर ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। सारी मूर्तियाँ लगता है जैसे अभी बोलने ही वाली हैं, जैसे वहाँ वह मूवी चल रही है और हम दर्शक बने देख रहे हैं। लेकिन इतने समय पहले लोग सेक्स को लेकर इतने ओपन माइंडेड थे, यह यकीन नहीं कर पा रही। एमिलियो ने उस दिन और फिर आगे कई दिन तक, जब तक वहाँ रहे, रोज़ तमाम वीडियो बनाए, फ़ोटो खींची और तमाम तर्क वितर्क किए। उसका यह तर्क बड़ा बचकाना सा लगा कि मूर्तिकारों के सामने तमाम स्त्री पुरुषों ने यही करके दिखाया होगा, तभी वह यह बना पाए। कितने हिम्मती थे वो स्त्री पुरुष जिन्होंने लोगों के सामने सेक्स किए ऐसे ऐसे पोज में। उस वक्त बातचीत में मैंने उसे जो थोड़ी बहुत जानकारी ऋषि वात्स्यायन की दी थी, वह सब उसके रोमांच, उसके एक्साइटमेंट को बढ़ाने वाली साबित हुई। उस दिन उसने मिलन कई ऐसे पोज में संपन्न किए जो वहाँ देखे थे और अमूमन आज एक आम आदमी नहीं करता। लेकिन एमिलियो जब तक रही तब तक खजुराहे को दोहराने का प्रयास अवश्य किया। वहाँ से उसने तमाम चीज़ें, लोहे, तांबे, पत्थर की ऐसी खरीदी जिनमें सेक्स की कृतियाँ बनी थी या उन मूर्तियों की अनुकृति थी। वह मेरे साथ वहाँ से थोड़ी ही दूर कालिंजर और अजयगढ़ किले को भी देखने गई, लेकिन वहाँ उसका मन नहीं लगा। इस पूरी खजुराहो यात्रा में मैंने एमिलियो की एक बात और जानी कि वह सामने वाले को उतना ही अपने बारे में जानने देती है जितना वह चाहती है। मैं तमाम कोशिशों के बाद भी उससे उतना ही जान पा रहा था जितना कि वह चाह रही थी। उस दिन होटल में मैंने जाना कि वह अंग्रेजी लिटरेचर भी बहुत अच्छा जानती है। वह ड्रामा की बहुत शौकीन है। अंग्रेजी के प्रमुख ड्रामा राइटर्स को उसने खूब पढ़ा है। बचपन में वह एक्टिंग करना चाहती थी, प्ले करना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसका यह सपना तोड़ दिया। उसी से मैंने पहली बार जाना कि महान अंग्रेजी नाटक का लेखक विलियम शेक्सपियर से पहले 16वीं सदी में उनसे भी बड़े नाटककार क्रिस्टोफर मार्लो हुए थे, जो 39 वर्ष में ही मार दिए गए थे। उन्हीं के नाटकों को पढ़कर शेक्सपियर आगे बढ़े और महान बने। इसी क्रम में उसने एक लेखिका का वर्णन किया जिनका नाम मैं क्रिस्टोफर मार्लो की तरफ पहली बार सुन रहा था। यह थी ईव इंसलर, जिनकी एमिलियो दीवानी थी। वह उनको महिलाओं के मनोविज्ञान को समझने वाली सबसे अच्छी लेखिका मानती थी। उसने उनके ड्रामा वजाइना मोनोलॉग को
आधुनिक साहित्य का सबसे बोल्ड और कालजयी रचना कहा। मैंने कहा, देखो, यह तुम्हारा विचार हो सकता है, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। अब तुम देखो ना कि हमारे देश में वात्स्यायन जैसे ऋषि हुए जिन्होंने दुनिया का पहला काम सूत्र लिखा। सदियों बाद आज भी वह दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल है। खजुराहो जैसी सेक्स में रत्न मूर्तियाँ बनी, लेकिन आज देश में हम 0.1% को छोड़कर अन्य महिलाओं के सामने ई विंसलर के ड्रामा वजाइना मोनोलॉग का नाम भी नहीं ले सकते। खुलकर बात हुई तभी मुझे याद आया कि भारत में तमाम अड़चनों के बाद 1-2 बार यह ड्रामा प्ले हुआ है, वह भी विशेष वर्ग के दर्शकों के सामने। मैंने उसके बताए डायलॉग को दोहराते हुए कहा, ऐसा यहाँ पब्लिकली प्ले होने वाले ड्रामा में बोल पाना मुश्किल है। मैं लिटरेचर के बारे में एमिलियो के सामने कहीं नहीं टिक पा रहा था। मैंने कामसूत्र की बात बताई तो उसने जापान के सुंगा एल्बम का नाम बताया कि उसमें सेक्स के अनेकों पोज बनाए गए हैं। यह एल्बम विशेष अवसर पर लोगों को भेंट किए जाते हैं। मैंने मन में ही कहा कि भारत में मैंने किसी को कामसूत्र गिफ्ट करते न देखा है न सुना है। एमिलियो को जैसी जानकारी थी उससे मुझे लगा कि यदि इसे सही परवरिश, पढ़ने लिखने का ढंग से मौका मिला होता तो यह एक शानदार करियर बनाती। जैसा इसने बताया उस हिसाब से इसकी माँ और इसके देश लाइबेरिया का गृह युद्ध इसकी बर्बादी का मुख्य कारण है। एमिलियो के साथ हफ्तों का भारत भ्रमण कर जब हम वापस घर पहुँचे तब तक मैंने यह एहसास किया कि एमिलियो के प्रति मुझ में कुछ भावनात्मक लगाव पैदा हो गया है। उसके पहले तो बस एक दूसरे से एक अजब किस्म की स्थितियों में मिलना और एक दूसरे को कंपनी देने या लेने जैसी ही बातें थी। एमिलियो में भी मैं कई बार ऐसा महसूस कर रहा था। जब वह अंतरंग क्षणों में या यूं ही जिस तरह से मिलती या खाते पीते समय जैसा बिहेव करती, उसमें मैं भावनात्मक लगाव का पुट महसूस करता था। जब हम घर आए तो एमिलियो की अपने देश वापसी के मात्र 5 दिन और बचे थे। या 5 दिन हमने फिर से दिल्ली घूमने, खाने पीने या फिर घर में ही मौज मस्ती में बिताए। जहाँ जहाँ गए वहाँ के बारे में खूब बातें हुई। इस बीच मैंने देखा कि उसके जाने की जैसे जैसे तारीख निकट आ रही है, मेरी बेचैनी वैसे वैसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मेरा मन कर रहा था कि एमिलियो जाए ही नहीं, वो मेरे ही साथ रहे। इस स्थिति के चलते मैंने एमिलियो की जितनी चाहत थी उससे भी कहीं ज़्यादा शॉपिंग कराई, उसकी मनपसंद चीज़ों का ढेर लगा दिया। सच यह था कि मेरे मन में उससे शादी कर लेने की भावना एकदम उमड़ सी पड़ रही थी। मैं विधिवत शादी कर उसे अपने देश का नागरिक बनाना चाहता था, जबकि एमिलियो ने पहले कई बार लिव इन के लिए संकेत किया था, लेकिन मैं इससे आगे की सोच रहा था। आखिर जाने को एक दिन रह गया तो मैंने उससे कहा, एमिलियो, तुम्हारे साथ इतने दिनों रहने के बाद मैंने तुम्हें जितना जाना समझा है, मेरे मन पर तुम्हारा जो प्रभाव पड़ा है, उससे मैंने यह डिसाइड किया है कि यदि तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें यहीं की नागरिकता मिल जाएगी। देखा जाए तो यह 2 महीने से लिव इन में तो है ही। तुम चाहोगी तो हम दोनों एक बढ़िया जीवन जी सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। मेरी इस बात पर एमिलियो ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी उससे मैं शुरू में खुशी से एकदम पागल सा हो उठा। उसने पहले तो कुछ क्षण मुझे एकटक देखा। मुझे लगा कि उसकी आंखें भर आई हैं। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में भर कर दर्जनों जगह चूम लिया। मुझे जकड़े बैठी रही। फिर बोले, रोहित, मैं भी यही चाहती, लेकिन डरती हूँ कि कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई दिक्कत ना हो जाए। मैं निग्रो हूँ। आज तुम मुझे पसंद कर रहे हो, कहीं जल्दी तुम मुझे अधर में ना छोड़ दो। कहीं यह न कहो कि हमारे बीच बहुत बड़ा एज गैप है, हमारे विचार इतने नहीं मिलते कि हम जीवन भर साथ रह सकें। इन 2 महीनों में मैंने जितना तुम्हारे देश को जाना, जितना देखा है, उससे भी यही सोचती हूँ कि तुम अपने कंट्री, अपने लोगों की बातों को कैसे फेस कर पाओगे।
रोहित, मैं तो लाइफ पार्टनर बनने का सपना लेकर ही आई हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें परेशानी ना हो, बस यही एकमात्र मेरी चिंता है। उसकी बातों ने मुझे और भावुक कर दिया। उसे एक बार गले से लगाकर कहा, एमिलियो, तुम जितनी बातें कह रही हो या कोई मैटर ही नहीं है। रिश्ते में एज गैप के लिए तुमने तो स्वयं पहले ही कहा था कि एज कोई मैटर नहीं रखता। फैमिली से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए वहाँ से सहमति असहमति का प्रश्न ही नहीं है। बाकी हमारा समाज अब इतना व्यस्त है कि उसे ये सब देखने की फुर्सत ही कहाँ। सबसे बड़ी बात यह कि तुमने कहा कि तुम निग्रो हो, इसलिए मैं जल्दी ही अलग हो जाऊंगा। मेरा यकीन करो एमिलियो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें इमोशनली चाहने लगा हूँ। असल में मुझे लगता है कि यह तुम्हारा एक और डर है और जल्दी ही दूर हो जाएगा। तुम्हारे पास आकर मन का रिश्ता पहले ही बन गया है, तन का बाद में। फिर तुम्हारा रंग एकदम निग्रो जैसा कहाँ है। तुम्हारे रंग को हम विटिस या गेहुआ रंग कहते हैं। तुम्हारा रंग मुझसे ज़्यादा दबा नहीं है। एमिलियो, मैं तुमसे साफ साफ कहना चाहता हूँ कि कोई समस्या ही नहीं है, बस तुम्हारी हाँ चाहिए, जो अभी तक नहीं मिली। हमारे तुम्हारे बीच सही मायने में यही पहली और आखिरी समस्या है। इसके बाद मेरी और कई बातों के बाद एमिलियो मेरे गले से लग गई, मुझे बाहों में कस लिया था। वो एकदम चुप थी। कुछ ही पलों बाद मैंने अपने कंधे पर कुछ गीलापन महसूस किया। मैंने दोनों हाथों से पकड़कर उसका चेहरा सामने किया। वह रो रही थी। उसके आंसू देखकर मैं भी एकदम भावुक हो उठा। उसे एमिलियो एमिलियो कहते हुए बाहों में भर लिया हुआ सुबक पड़ी। उसने सुबकते हुए कहा, रोहित, मैं जाना ही नहीं चाहती। मैं भी तुम्हारी ही तरह सोच रही हूँ, कई दिन से यही सोच रही हूँ। मैंने कहा, एमिलियो, जब हम दोनों यही सोच रहे तो फिर कोई बाधा ही नहीं है। रुक जाओ, तुम जाओ ही नहीं। कानूनी अड़चनों का भी कोई हल निकाल ही लेंगे। तुम चाहो तो कल ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।